बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। गलत कट किया है। सिंध की सियासत में नई हलचल, पीपुल्स पार्टी को रिलीफ मिलने लगा। शर्जील इनाम मेमन कराची की सेंट्रल जेल से जमानत पर रहा। आईजी जेल खानाजात नुसरत मंगन का कहना है शर्जील मेमन सिंध असेंबली इजलास से जेल आए और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें जेल से जाने की इजाजत दी गई। सिंध असेंबली में फरियाल तालपुर भी खूब गरजी, कहती हैं झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मेरा जमीर मुतमईन है, घबराती नहीं हूँ, सबका सामना करूंगी, तमाम औरतों से कहती हूँ घबराना नहीं है। सिंध पुलिस में करप्शन का मामला, साबिक आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली, साबिक एडिशनल आईजी तनवीर ताहिर और दीगर की दरख्वास्त जमानत। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी और करप्शन से मुताल्लिक तहकीकात का तरीक़ाकार नैब से तलब कर लिया। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। मानते हैं उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, तहरीक इंसाफ ने एतराफ कर लिया। रहनुमाओं का कहना है हम भागे नहीं, इस्तकामत के साथ खड़े हैं, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। करप्शन मुल्क की बीमारी है और इसका इलाज शफाफ तरीके से एहतसाब है। जिला शर्की में जराइम की शरह बढ़ने लगी, शहरी सड़कों पर तो थी गैर महफूज, अब घरों में चोरियां और डकैतियां आम हो गईं। जिला शर्की में सफेद पोश अफराद की जिंदगी अजीरन हो गई। रहजन और डाकू जब चाहें जिसे चाहें कंगाल करके चले जाते हैं। पुलिस सिर्फ अलामत बनकर रह गई है। अमलन चंद एक कार्रवाइयां दिखावे के लिए की जाती हैं, मगर जराइम की शरह ज्यादा है और पुलिस की कार्रवाइयों की शरह न होने के बराबर है। शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे। स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असेंबली में इस बात का इतराफ़ कर लिया कि उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और रहनुमाओं का ये कहना है कि हम भागे नहीं हैं, इस्तकामत के साथ खड़े हैं, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। करप्शन मुल्क की बीमारी है और इसका इलाज जो है वो शफाफ एहतसाब है। इसके अलावा नाज़रीन हम ये भी बात करना चाहेंगे कि आज सिंध की सियासत में एक नई हलचल देखने में आई, और वो ये हलचल ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सिंध हाई कोर्ट की एक 2 रुकनी बेंच ने शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, और इस ज़मानत के लिए तकरीबन 50 लाख रुपए के ज़ाती मचल के जमा कराने की हिदायत की गई। जो जब ये मचल के जमा हो गए तो फिर शर्जील इनाम मेमन जब सिंध असेंबली से सेंट्रल जेल पहुंचे तो वहाँ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ शर्जील इनाम मेमन के लिए नैब की जानिब से एक और दरख्वास्त भी दायर की गई थी नैब अदालत में, जिसके तहत शर्जील इनाम मेमन का रिमांड ले लिया गया था, यानी उनकी कस्टडी जो है वो नैब ने हासिल कर ली थी। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच ने उस ऑर्डर को भी कलअदम करार दे दिया, और ये जो हवालगी का जो ऑर्डर था या जो हुक्म था जिसमें ये कहा गया था कि शर्जील इनाम मेमन की जो हवालगी है या आईओ अगर चाहे तो वो अपनी तहवील में ले सकता है, उसको भी कलअदम करार दे दिया गया और शर्जील इनाम मेमन को कराची सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। यही कहना है आईजी जेल खानाजात नुसरत हुसैन मंगन का, जिन्हें अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है आईजी जेल खानाजात। एक अरसे के बाद उन्होंने दोबारा अपना ये चार्ज संभाला है, और उन्होंने आज शाम जो है शर्जील इनाम मेमन को जेल से ज़मानत पर रिहा कर दिया। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहरामंद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह को खुश रखे। सर, आज तो मिठाइयाँ बटी हैं, खुशी की एक लहर है, सियासत में एक नई हलचल पैदा हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलने का सिलसिला ऐसा लग रहा है कि अब शुरू हो गया है। जिस तरह आज के ये जो आज का ऑर्डर आया, पहले ज़मानत मंजूर हुई, 50 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म हुआ, और फिर नैब अदालत की जानिब से जो एक हुक्मनामा गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि शर्जील इनाम मेमन की हवालगी जो है वो आईओ अगर चाहे तो अपनी तहवील में ले सकता है, ये डिटेंशन सेल में रखा जा सकता है, उस हुक्मनामे को भी कलअदम करार दे दिया गया। क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने तो शहीद सैयद अली भुट्टो की शहादत से लेके
जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल बीबी की गिरफ्तारी तक अदालतों के फैसलों को तो हम मानते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा एक गिला है कि जो अरेस्ट करते हैं और फिर उसको एक बख्तरबंद गाड़ी में ले जाते हैं और किसी को मतलब के बड़ी वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ नैब की अदालतों में ले जाते हैं, तो इस पे हमारी रिजर्वेशन है रोज अव्वल से। लेकिन जहां तक रिलीफ की बात है तो शर्जील मेमन ऐसा नहीं है कि कल उसको अरेस्ट किया और आज उनको बेल दे दी, बल्कि वो आई थिंक फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स वो जेल में हैं और बहुत जवान मर्दी से वो मुकाबला कर रहे हैं उन तमाम केसेस का जो नैब ने उस पे बनाए हैं। अगर नैब ने दोबारा कोशिश की उसको अरेस्ट करने की तो अदालत ने उसके हक में फैसला दिया और अदालत ने हमेशा जो भी फैसले किए हैं, पीपल्स पार्टी की तारीख ये है कि अदालतों को फैसले को मानना, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना, इदारों को मजबूत बनाना और इदारों को अपना काम करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्लोगन और एक मंशूर है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक रिलीफ की बात है तो वो रिलीफ नहीं है, बल्कि अदालत ने उनके हक में फैसला दिया है। और आज फरियाल बीबी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो कि वो सिंध में असेंबली में उसकी स्पीच को आपने सुना होगा कि उसने ये कहा कि हमारे लिए नई बात नहीं है। देखिए वो 2002 में जब नाजिम बनी थी नवाब शाह की, फिर 2004 में नाजिमा बनी, उस वक्त उनके हस्बैंड भी जेल में थे, हमारे साहब भी जेल में थे, बीबी एग्जाइल में थी और पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह हमेशा फरियाल बीबी ने मुकाबला किया है और वो पीपल्स पार्टी के एक वर्कर की तरह कभी भी उसने वर्करों को ये एहसास ही नहीं दिया कि मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बहन हूं, बल्कि वो एक वर्कर की तरह काम करती है। और इंशाल्लाह हमेशा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के वर्कर की आंख की ऊंची करके 11 साल जेल में रहे लेकिन कंप्रोमाइज नहीं की वर्कर के हकूक पर, इसी तरह फरियाल बीबी भी करती है और इसी तरह शर्जील मेमन भी करते हैं। तो हम यकीन रखते हैं कि नैब को थोड़ा सा एहसास हो चुका होगा कि हम एक मैसेज न दे कौम को कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जाएं। हम अभी भी डिमांड करते हैं कि इमरान की भी तकरीबन 3-4 केसेस है, 40 फॉरेन फंडिंग है, हेलीकॉप्टर केस है, उनके साथ बैठा हुआ सेक्रेटरी भी वो नैब में इंक्वायरी चल रही है, मौजूदा सीएम है, मौजूदा सीनियर मिनिस्टर है। तो इसी तरह हजारों लोग ऐसे हैं, उनकी अलीमा स्पेशल बहन जो है सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब की अलीमा बाजी, उनको भी बुलाना चाहिए। तो ये कौम फिर समझती है कि ये जो नैब का रोल है वो अक्रॉस द बोर्ड काम करते हैं और सबकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। लेकिन मतलब अभी तो मुकदमे ने तो अभी चलना है ना, ये तो आगे जाके फैसला होना है कि कौन बेगुनाह है या कौन जो है ना वो इसमें मुलविस रहा है। लेकिन बहरहाल आप समझते हैं कि अब फरियाल तालपुर साहिबा की जमानत में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जिस तरह से शर्जील इनाम मेमन को जमानत पर रिहा किया गया है, इसी तरह अब एक नज़ीर मौजूद है और मज़ीद लोग जो इस वक्त जेलों में हैं या जेर हिरासत हैं वो बआसानी रिहा हो सकते हैं। देखिए मैं आपको 1 मिनट के लिए पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूँ मेरे भाई। जब गुलाम इसाक खान ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस बना के जेल में डाला तो आपको याद है कि उस गुलाम इसाक खान ने उनसे ओथ भी लिया और माफी भी मांगी। फिर सेनेटर सैफुर रहमान ने जब मेरे लीडर पे केसेस बना के अटक किला में बंद किया तो उस अटक किला में उनके पाँव में बैठ के उसे माफी मांगी। इसी तरह नवाज शरीफ ने जब उसको सीए सेंटर में बंद करके उस पर तशद्दुद किया तो उस नवाज शरीफ ने भी अटक किला में उसे माफी मांगी। और फिर 11 साल जेल में रहने के बाद पाकिस्तान की ही अदालतों ने 20 साल के बाद उनको बाइज्जत बरी करने का सर्टिफिकेट दिया। आज अगर फरियाल भी जेल में है या जरदारी साहब जेल में है तो हम फिर 11 साल जो मेरे लीडर की जिंदगी का अहम हिस्सा अपने बच्चों से अलग गुजार के जेल में, तो हम किससे मांगे अपने जरदारी साहब के उस लाइफ को, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से। आज अगर मेरी लीडर को इस ऊपर में उस कस्टडी में इस वक्त और नैब की अदालतों में चक्कर काटते हैं तो फिर कल हम किससे मांगे। आज अगर परस्पर ये हम सुनते आ रहे हैं कि जनाब आसिफ जुल्फिकार अली भट्टो के साथ ज्यादती हो गई है और उनका कत्ल जुडिशरी कत्ल है, तो हम किससे मांगे जनाब जुल्फिकार अली भट्टो की जिंदगी को, हम किससे मांगे शहीद बीबी की जिंदगी, हम किससे मांगे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जिंदगी। हम तो यही रोना रोते हैं कि पाकिस्तान हो तो फिर हम सब सियासत करेंगे और पाकिस्तान की उस वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने
जब शहीद बीबी को शहीद किया तो उस वक्त मेरे लीडर ने नारा लगाया पाकिस्तान कब्जे का। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, लीडरशिप है, तो पाकिस्तान कब्जे का नारा लगेगा। पाकिस्तान की सालिमियत के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान की गवर्नेंस के लिए और पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और वर्कर मुकाबला करेंगे। सर ये बताइएगा कि आपके कोच चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मिसाक़े मईशत की बात की, जिसे बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि मिसाक़े मईशत से कुछ मस्बत असरात पड़ेंगे ख़ास तौर पे सिंध की सियासत में, या वो चीज़ें जो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि मज़ीद गिरफ्तारियां होंगी या मज़ीद सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, कोई डिफरेंस, कोई रिलीफ नज़र आता है आपको अगर मिसाक़े मईशत की तरफ जाया जाता है तो? देखिए, हमने तो पहले दिन मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस नाअहल नासमझ वज़ीर आज़म को कहा कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ हैं। लेकिन फिर जब पीएम ने ये कहा कि मैं मोदी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं लेकिन अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, और हमने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपको मानना पड़ेगा अपोजिशन लीडर और अपोजिशन पार्टीज की रोल को। लेकिन आज तक जब पीएम ने ऐसा माहौल बनाया है कि वो नफरत और जिद की सियासत से बाहर नहीं निकले हैं, वो कंटिन्यूसली नीचे नहीं आए हैं, तो इस हालात में मिसाक़ी मईशत को कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टी जस्टिफाई करेंगे? इसलिए कि उसका नाम यू टर्न है, वो यू टर्न लेते हैं और आज भी वो अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा सेनेटर साहब देखिए, बात यह है कि आपके अपने कोच चेयरमैन ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर जिस तरह की तकरीर की, बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, मफाहिमत की सियासत चाहते हैं। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ये रिवायत है या उनका ये फन भी है कि उन्हें मफाहिमत की सियासत बहुत अच्छी तरह से करने आती है। सर, तो मिसाक़े, जब मफाहिमत की सियासत की जाती है तो मिसाक़े मईशत में भी मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आता। आप क्या कहते हैं सर? आपकी पार्टी तो वैसे भी मफाहिमत करना चाहती है ना? देखिए, अगर परस करे हम ओट न लेते और तमाम अपोजिशन को कन्विंस करते, असेंबली न जाते, तो आज इमरान भी पीएम ना होते। हम तो यही रोना रोते हैं कि 71 साल तारीख में हम देख रहे कि हुकूमत चाहती है कि हमारी हुकूमत खत्म हो जाए और हमें राह फरार मिले, लेकिन हम उनको सियासी शहीद नहीं होने देते हैं। हम समझते हैं कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस चले, पार्लियामान चले, पार्लियामान की पासदारी हो, आइन की पासदारी हो, इसलिए कि इस जमहूरिक निजाम के लिए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पार्लियामान को प्रेसिडेंट हाउस की ताकत मुंतकिल की है, और इसलिए कि ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा फोरम है, इसमें फैसले होने चाहिए और ये फैसले पाकिस्तान की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी के लिए हो। लेकिन आज तक इस पार्लियामान में 11 महीनों में एक कानून साजी नहीं हुई, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि हम हुकूमत में हैं। हम उनको बावर कराते हैं कि हम हुकूमत में हैं, आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं चाहते, उसने एक सियासी नाबालिग को पाला है। सियासी नाबालिग आप समझते होंगे, वो पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, शहीद बीबी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम लेके उनको शर्म नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन उसका नाम रेहान ने किताब में भी लिखा है और पूरी दुनिया जानती है उस सियासी नाबालिग को। सेनेटर साहब, आप कह रहे हैं सियासी नाबालिग, तो आपकी पार्टी के कई सियासी बालिग अफराद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और बहुत आला पोजीशंस पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है सर, कार्य सरकार हो या असेंबली चलाने की कार्रवाई हो, एक्सपीरियंस लोग भी मौजूद हैं, बहुत सी आपकी पार्टी के भी मौजूद हैं सर वहां पे। देखिए, मैंने आपको सियासी नाबालिग का जो बंदा बताया, आप बिल्कुल आपने पहचाना होगा कि वो जो असेंबली के फ्लोर पे आके सियासत तकरीर करते हैं और वो पे कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं, तो वो मेरे सूबे से ताल्लुक है, मैं उनको जानता हूँ, उनका कैरियर जानता हूँ, उनका कैलिबर जानता हूँ, उनका मैंडेट जानता हूँ, उनको बाई पेस, बाई वर्क, बाई पॉलिटिक्स जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो हुकूमत में रहते हैं, पीएम साहब उनको तब्दीली देते हैं कि माहौल को खराब करें, और जब एक पीएम अपने इमेनेज और मिनिस्टर को कहते हैं कि आप गाली दे, आप उनको बात करने न दे,
तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी सुना नहीं है कि अपोजिशन माहौल खराब करते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो माहौल को साजगार बना दे ताकि कानून साजी हो, ताकि आवाम के लिए फैसले हो और ऐसे बिल आ जाए ताकि हुकूमत अपोजिशन भी उनको सपोर्ट करके पास करे। सेनेटर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह हमें इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव नजर आ रहे हैं और असेंबली के फ्लोर की बात की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात की जाए, सर क्या पार्टी की जो डिसीशंस हैं, जो फैसले किए जाते हैं, जो हतमी फैसले होते हैं, क्या उसमें भी बिलावल भुट्टो जरदारी पावर रखते हैं या फैसले अभी भी जरदारी साहब की जानिब से किए जाते हैं लेकिन एक्टिवली रोल प्ले करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आगे किया हुआ है? क्या कहते हैं सर आप? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आप मुझे नहीं जानते होंगे लेकिन मैं एक वर्कर हूं, एक नजरियाती वर्कर हूं, और आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद मुझ भी पार्टी लीडरशिप ने यह एहसान किया कि मैं पाकिस्तान के एक हाई फोरम का मेंबर हूं। मैं आपको बताता चलूं, मैं इसमें सियासत पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करूंगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो फैसले हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होते हैं और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो मीटिंग है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रिजाइड करते हैं और फिर तमाम जो सीसी मेंबर है वो चेयरमैन साहब को इख्तियार देते हैं और चेयरमैन साहब जो फैसला करते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होता है। तो लिहाजा आज पाकिस्तान के खैबर से कराची तक और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के वर्कर्स और लीडर हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं उनके। सर लेकिन सेनेटर साहब वजह क्या है? देखिए ना, अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एक्सपीरियंस का मैच नहीं है सर, तो फिर पार्टी लीडरशिप या चेयरमैनशिप बिलावल भुट्टो जरदारी को क्यों दी जा रही है? या बहुत ज्यादा को चेयरमैन या चेयरमैन तो है ही, लेकिन पार्टी फैसले एक्सपीरियंस की रोशनी में बेहतर नहीं होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब खुद करते? क्या पब्लिक इंप्रेशन चेंज करने की कोशिश की जा रही है या पार्टी में नई रूह फूकने की कोशिश की जा रही है? सर मतलब जब फैसले होने ही हैं, एक तजुर्बेकार लीडर आपके पास मौजूद है जो पार्टी का को चेयरमैन भी है, तो व्हाई नॉट साबिक सदर आसिफ अली जरदारी? देखिए, जब शबीरी की शहादत हुई तो तमाम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो गई है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी विल बी द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ने फैसला किया, और देखिए मैं आपके एक्सपीरियंस की बात बता दूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहीद बीबी और आसिफ अली जरदारी साहब का बेटा है। बीबी ने उसकी परवरिश की है और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनकी परवरिश की है। और आज आपने देखा कि जब पूरी जमातों ने, लीडरशिप ने और अपोजिशन ने वोट न लेने का फैसला किया, तो ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है कि इसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों को इस बात पे कायल किया कि नहीं, हमने जाना है पार्लियामान और पार्लियामान के फ्लोर से हमने मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से ये सिस्टम जा रहा है और इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामान के फ्लोर से अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त पार्लियामानी सियासत का एक महवर है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे हैं। जो सियासत करते हैं वो सियासत शहीद बीबी ने, शहीद भुट्टो ने, और आज अल्लाह का शुक्र है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जी सेनेटर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कोई हमांगी है या नहीं है? यानी सर आपने मिसाक़ जमहूरियत साइन किया, दोनों पार्टीज ने, और भी पार्टीज साथ थी, लेकिन सर हमने बहुत से मौक़ों पे ऐसा देखा है कि जहां पे कंबाइंड डिसीजन लेने की बात होती है, चाहे वो स्पीकरशिप का मसला हो या सेनेट के स्पीकर या सेनेट के चेयरमैन की बात की जाए, सर जहां एक कंबाइंड डिसीजन की बात आती है वहां आप दोनों पार्टीज में इख्तलाफ आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं, आपका ताल्लुक सेनेट से है, मियां रजा रब्बानी साहब पे, जो कि पिछले टेन्योर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट के चेयरमैन थे, मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से खुद कहा गया कि अगर मियां रजा रब्बानी साहब को यानी सेनेट का चेयरमैन नामजद किया जाता है तो मुस्लिम लीग नवाज जो है ना वो अपना उम्मीदवार मियां रजा रब्बानी साहब के सामने नहीं लाएगी। लेकिन सर फैसला इसके बरक्स हुआ जब ये देखा गया कि अगर PMLN की जानिब से भी जो है ना वो सपोर्ट मिल रही है तो फिर उम्मीदवार दूसरा यानी उनकी नामजदगी भेजी ही नहीं गई। सर क्यों? जहां ऐसे मामलात आते हैं जहां आप लोग एक स्ट्रांग अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं, वहां आपस में हमांगी नहीं नजर आती, वहीं इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों है सर?
देखिए, मैं एक बात बता दूं, दो चीजें हैं, एक अपोजिशन और एक अलायंस। अलायंस जब आप करते हैं तो आप अलायंस में, जैसे अभी जो एनकेएम है या काप लीग है या आजाद मेनेज ने ज्वाइन किया है इमरान के साथ, तो वो जो कुछ करते हैं वो इनके अलायंस है। लेकिन अपोजिशन के में जितनी भी पार्टीज होते हैं उनका अपना अपना नुक्ता नजर होता है, उनकी अपनी पॉलिसी, अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम होता है। वो फिर जैसे आज कल एपीसी जा रहे हैं तो एपीसी में फिर तमाम जमातें मिलकर उसका एलानिया उस वक्त जारी नहीं हो सकता है जब तक वो एक बातें मुत्तफिक ना हो सकता है कि इसके बाद एक और एपीसी जाए, एक और एपीसी जाए, इसलिए कि तमाम जमातें एपीसी में शिरकत करने जा रही हैं। तो जो अलायंस में जमातें जाती हैं तो वो बिल्कुल हर पॉइंट पे मुत्तफिक होती हैं, लेकिन अपोजिशन में तमाम जमातों का अपना नुक्ता नजर होता है। और अपोजिशन सर, आप वजह फरमा रहे हैं सर, अगर आपको याद हो तो 1989 में कंबाइंड अपोजिशन पार्टी बनी थी जो कि इतनी स्ट्रांग अपोजिशन थी, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यानी 11 महीने की हुकूमत के बाद प्रेशर डाल के बरतरफ कराया था। सर, अपोजिशन भी अगर कंबाइंड हो जाए ना, कॉप आपको याद होगा, कंबाइंड अपोजिशन पार्टी जिसकी सरबराही नवाब नसरुल्लाह खान साहब करते थे, जिसमें IJI ये तमाम लोग जो हैं, इवन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी महाजर कौमी मूवमेंट उस वक्त हुआ करती थी, ये तमाम कंबाइंड हो गए थे। सर, अपोजिशन अगर मुत्तहिद हो जाए ना सर तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, लेकिन आपकी अपोजिशन में कहीं इत्तेहाद नहीं नजर आता। देखिए आपने IJI का नाम लिया और सुना भी है, लेकिन मेरी बात सुने, ये अपोजिशन IJI किस लिए बनाई थी और उनके पीछे किन लोगों का हाथ था और वहां किसने क्या रोल प्ले किया। तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन अगर उस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 18 महीने बाद हुकूमत खत्म की गई है, ये तो तारीख में लिखा गया है कि बीबी की हुकूमत को क्यों खत्म किया गया, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन इदारे इन्वॉल्व थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि तल टाइम ट्रांजिशन की तरफ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 58(2)B को खत्म करके 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया है। अभी मतलब कि ऐसे फैसले नहीं होंगे, हम डिरेल नहीं करने देंगे। हम हर तमाम इदारों को इज्जत की निगाह से देखते हैं और हर इदारे अपने अपने डोमेन में काम करते हैं, लेकिन पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना रोल प्ले करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम खबर की खबर में वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो मजीद कुछ स्टोरीज उन पर बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध की सियासत के हवाले से और ख़ास तौर पे सिंध असम्बली में जो बजट इजलास जारी है, जिसमें आज 121वें नंबर पे सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने भी अपनी तकरीर की और ये कहा कि पहले मैं 2013 में कुछ इससे पहले नंबर पे तकरीर करता रहा हूँ और अब जबकि कौमी असम्बली में भी बजट इजलास जारी है, सिंध असम्बली में भी जारी है, तो तकरीबन 120 लोगों को बात करने का या तकरीर करने का मौका दिया गया। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी कुछ बातचीत की, कुछ ऐसी बातें भी की गई। लेकिन बहरहाल हम इस वक्त बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शेर ज़मान साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम। अच्छा सर, बजट इजलास जो है ये जारी है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं का ये कहना है कि जी ठीक है, हम उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन इस्तकामत के साथ खड़े हैं, भागने वाले नहीं हैं। तो सर क्या मतलब कुछ एतराफ़ किया जा रहा है कि जो उम्मीदें थी, जो तवक्कुआत थी, शायद अभी इतना वक्त नहीं हुआ या कुछ वसाइल की कमी है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाई है? नहीं, देखें, इस बात को आप क्लियर हो जाएं कि अगर आप मुझसे सूबे सिंध के बारे में बात करें तो सूबे सिंध की तो जितनी भी उम्मीदें हैं शहर कराची की या सूबे भर की, वो उम्मीदें तो सारी 18वीं तरमीम के बाद जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की है। उसका ताल्लुक जो है वो वफाक से बिल्कुल भी नहीं है। वफाक तो अरबों रुपए देती है, पिछले साल भी कोई अंदाजन 6 से 31 अरब रुपए दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और इस दफा भी मेरे ख्याल से शायद कोई 835 अरब रुपए जो हैं वो सूबे सिंध को दिए जाएंगे। वफाक की जिम्मेदारी होती है कि पैसा अपना पूरा दे दे, अपनी
जिम्मेदारी पूरी कर ले। उसके बाद फिर सूबे की जिम्मेदारी है कि उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए आवाम की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे कि पीने का पानी है, जैसे कि सफाई सुथराई के मसाइल हैं, अस्पतालों के अंदर इलाज है, स्कूलों के अंदर तालीम है, शहर में अमन व अमान है, वो सारी जिम्मेदारी उसके बाद सूबे की जिम्मेदारी है। तो वफाक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। अलबत्ता सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वह आवाम को उसकी बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो एक परेशानी की बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 11वां साल है, 11वीं दफ़ा ये बजट पेश कर रहे हैं। 1970 से अंदाजन 4थी दफ़ा शायद सूबे सिंध में इनकी हुकूमत है। लेकिन उसके बाद भी अब आलम यह है कि सूबे भर के अंदर आपको याद होगा जो वाटर कमीशन बना था उसमें बताया गया था कि 70% लोगों के पास पीने का पानी मुयस्सर ऐसा नहीं है कि जो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो। तो ये हम सब के लिए बड़ा एक लम्हे फिक्रिया है और आवाम को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि एक सियासी जमात को बार बार आजमाए तो उसने कोई अपनी नई सूरत नहीं दिखानी है, उसकी सूरत वही नजर आनी है जो हर साल हमने देखी है, वही करप्शन का आलम होगा। आपके सामने है कि जिस तरीके से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताबें हम उठाते रहे और जो आखिरी किताब हमें मिली वो उसके अंदर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि 292 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां हैं और पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 1166 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां की हैं सूबे सिंध में अपनी हुकूमत के अंदर। अब आप मुझे बताएं कि 1166 अरब रुपए की जब बेज़ाब्तियां हो जाएंगी 10 साल के अंदर तो सूबे के अंदर आवाम को क्या मिलेगा जब पैसा सारा करप्शन के नजर हो जाएगा। ये तो आप खुर्रम साहब ये बताइएगा कि आज सर आप असेंबली में यकीनन मौजूद होंगे, आज जो तकरीर की गई वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की जानिब से उसमें क्लियर कट कहा गया कि 3 हॉस्पिटल सिंध के हैं जिनको वफाक की जानिब से लेने की बात की गई, नोटिफिकेशन जारी हुआ, इन हॉस्पिटल्स को कोई टेक ओवर करने नहीं आया, यानी कोई ऐसा कमीशन कोई चीज़ जो कि इन हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करती फॉर्मली अभी तक टेक ओवर नहीं किया गया। दूसरी ये बात की गई कि अगर इन हॉस्पिटल्स को वफाक ने अपने कंट्रोल में लेना ही है तो फिर इनका कोई ना कोई बजट मुख्तस होना चाहिए था। वफाकी बजट में इन हॉस्पिटल्स के लिए कोई बजट भी नहीं रखा गया है। अच्छा देखिए, कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ है सर, वो 162 अरब रुपए भी बजट में नहीं रखे गए हैं, तो सर फिर बजट में क्या कुछ रखा गया है सर कराची के लिए? अच्छा देखें, ये नहीं, ये थोड़ी सी गलत फहमी इसको दूर कर लिया जाए। सबसे पहली बात यह है कि जो 3 हॉस्पिटल्स हैं NICVD, NICH और इसके अलावा JPMC, ये 3 हॉस्पिटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं मांगे थे। पिछले कुछ 7 या 8 साल से केस चल रहा था जो कि एम्प्लॉइज ने किया हुआ था और उनकी डिमांड थी कि वफाक में जाए। अभी ये बजट स्टार्ट होने से पहले जो है 1 महीने पहले जो रिव्यू पेटिशन थी वो भी इनकी रिजेक्ट हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वफाक इसको अपने पास टेक ओवर करे। अब जाहिर है कि ऑल ऑफ अ सडन एक चीज हमारे सर पे आ गई, हम समझ रहे थे कि शायद रिव्यू पेटिशन में इन्हीं को मिल जाएगा। अब वो जब हमें मिल गई है तो वो हमारी जिम्मेदारी है ना, उसको हमने देखना है, हमने उसको पूरा करना है। उसकी फिक्र करने की मुराद अली शाह साहब को जरूरत नहीं है, उस पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। सर इसमें आपकी पार्टी की जानिब से, आपके रहनुमाओं की जानिब से जो है ना बड़े सियासी बयान आए हैं कि हम हर सूरत में इन हॉस्पिटल्स को वफाक को मुंतकिल कराएंगे और इन वफाकी हॉस्पिटल्स को सिंध हुकूमत को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, इन हॉस्पिटल्स का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, फंड्स नहीं लगाए गए हैं। अब वफाकी हुकूमत के हाथ में जब ये हॉस्पिटल्स आएंगे तो हम बताएंगे कि हॉस्पिटल्स कैसे चलाए जाते हैं। सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये बातें की है ना सर, और अभी 1 महीने पहले की बात नहीं सर, ये थोड़ा सा इससे पहले की बात है जब ये तमाम सिलसिला चलता रहा है। वफाक में जो फैसला हुआ वो ये हुआ है कि इन तीनों हॉस्पिटल्स को हम स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाएंगे। जैसे कि आप शहर कराची के अंदर आप आगा खान हॉस्पिटल देखते हैं और अच्छे हॉस्पिटल देखते हैं कि जब पेशेंट आएगा तो उसको आते साथ एक ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे किसी एक अच्छी जगह पे आया है, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स की जो है ना अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अब ये तो वही बात हो गई कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 8 महीने हुए हैं या 9 महीने हुए हैं, मुल्क के अंदर सारी परेशानी क्यों नहीं खत्म हुई है, सारा कर्जा क्यों नहीं खत्म हुआ। ये 1 महीना हुआ है जो रिव्यू पिटीशन जो है इनकी अपोज हुई है और वो हमें हैंड ओवर हुआ है। दूसरी बात है, आपने कहा कि 162 अरब जो है अभी आपको 2019 और 20 के बजट में नजर नहीं आया। 162 अरब रुपए 2018 और 2019 के बजट से है, वो पैसा 1920 से तो वास्ता ही नहीं है, वो तो एडिशनल है। 1920 में तो 45 अरब रुपए और भी रख दिया गया है। तो लिहाजा वफाक की जो कमिटमेंट्स हम पूरी करेंगे, खासतौर पे K4 के ऊपर जो पैसा देना है, S3 के ऊपर जिम्मेदारी है, इसके अलावा जो सर्कुलर रेलवे की जिम्मेदारी है ग्रीन लाइन की, वो हम सब पूरी करेंगे। बात यह है, ये तो 100 अरब 200 अरब की बात हो रही है ना, वो तो हम दे ही देंगे। सवाल ये है कि 850 अरब रुपए जो मिलने जा रहा है सूबे सिंध को,
और जो 631 अरब रुपए 18-19 में मिल गया वो, उसका तो बताएंगे उसका आपने क्या किया। आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपको सूबे सिंध के अंदर वो हालात नजर आते हैं जो इतना पैसा मिलने के बाद दुनिया भर के किसी भी शहर के अंदर होना चाहिए? खुर्रम साहब, यहाँ ये सवाल भी करना चाहूंगा कि कराची और सिंध की जानिब से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है, खासतौर पर अगर कराची की बात की जाए तो पाकिस्तान का मेजर एक्सचेकर जो है वो ये शहर कराची है। लेकिन सर, जब भी वफाक में अलग हुकूमत और सूबा सिंध में अलग हुकूमत होती है तो खासतौर पे कराची और सिंध के बजट्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। अब आपने बात की हॉस्पिटल्स की, तो सर अगर वफाकी बजट में, जबकि काफ़ी पहले से, आप 1 महीना कह रहे हैं लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ये तकरीबन 3 महीने पहले की बात है जब ये हॉस्पिटल्स वफाक को जारी होने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। इस पर बाकायदा एक बहस भी छिड़ी। सर, अगर बजट में ये पैसे रखे ही नहीं गए हैं तो फिर वफाकी हुकूमत कैसे इन हॉस्पिटल्स को मॉडर्न हॉस्पिटल्स बनाएगी? और कराची और सिंध, यानी अगर हम कराची की बात करें या सिंध की बात करें, क्योंकि सूबा सिंध का हिस्सा है कराची, मेजर एक्सचेकर है, लेकिन इस शहर को हमेशा से नज़रअंदाज करती आई हैं तमाम हुकूमतें, और ख़ासतौर पे ऐसी सूरत में जब सिंध में अलग हुकूमत होती है और वफाक में अलग हुकूमत होती है तो ख़ास तौर से कुछ न कुछ ऐसी टेंशन चलते रहते हैं। जिस तरह हम हालत ये देखते हैं कि सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट, अगर हम बल्दियाती इदारों की बात करें तो उनमें जिस तरह का एक चपखलिश चलती रहती है, उसी तरह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान भी चलती रहती है। क्या कहते हैं सर? अच्छा, हॉस्पिटल्स के बारे में तो मैंने आपको जवाब दे दिया, आपने वही सवाल मुझसे वापस कर लिया। आपने जो दूसरी बात कही है कि जो कराची के साथ एक सौतेली माँ जैसा सलूक है, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए ना कि 85% कराची जो है उसका शेयर है रेवेन्यू के अंदर, और इस दफा कराची के लिए सिंध हुकूमत ने 1.7 अरब रुपए रखे हैं सिर्फ न्यू स्कीम्स के लिए, सिर्फ 1.7 अरब रुपए। ये मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था। तो उसके अलावा पिछली 20 स्कीमें मुकम्मल हुई नहीं है, उसके लिए 1 रुपया रखा नहीं है, और 8 नई स्कीम्स अनाउंस कर दी गई हैं। बहुत सारी स्कीम थी जिसके बारे में मैंने अपनी स्पीच में कहा कि सीएम साहब ने 1 टका नहीं रखा, 1 टका नहीं रखा। आज वो मेरा मजाक उड़ाने के लिए वो बांग्लादेश की करेंसी 1 टका लेकर आ गए, बोला ये खुर्रम शेर जमान के लिए मैं 1 टका लेकर आया हूँ, क्या था 1 टका नहीं रखा। तो ये इनका रवैया है, इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं मेंबर्स का, और ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये वही सियासी जमात है पीपल्स पार्टी जिसका खात्मा बलूचिस्तान, KPK, पंजाब से हो चुका है और सूबे सिंध के अंदर रह गई। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे इनका सिंध के अंदर भी नामो निशान नहीं होगा। सूबे सिंध को अगर कोई डिलीवर कर सकता तो सिर्फ एक जमात तहरीक इंसाफ, और इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में साबित करेंगे कि और कोई चॉइस नहीं है अवाम के पास। एक वाहिद शख्स है इमरान खान जो डिलीवर कर सकता है, बाकियों को सबको आप आजमा चुके हैं ना। लेकिन ये ना समझेंगे 8 महीने में कोई जादू हो जाएगा, पूरा मुल्क तब्दील हो जाएगा। बेहतरी की तरफ जो है कदम उठ चुके हैं, सफर शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जरूर होगी। सर, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा जो 162 अरब रुपए का जो पैकेज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इसका ऐलान किया गया, सर ये इस साल में या आने वाले सालों में मुतवक्का है कि कभी ये पैसे रिलीज हो सकेंगे? और अगर रिलीज होते हैं तो इन प्रोजेक्ट्स की निगरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS करेंगे, MNS करेंगे जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MPS और MNS के थ्रू ये तरक्याती मंसूबों की निगरानी कराई जाएगी? मेरे भाई 162 अरब रुपए साल 2019-20 के थोड़ी है, ये तो 18-19 के हैं, तो रिलीज हो चुके हैं। इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर साहब स्कीम सारी अनाउंस कर चुके हैं, उसकी स्कीम्स के ऊपर काम शुरू हो गया। जो बड़ी बड़ी सड़कें थी उनके ऊपर काम शुरू हो गया, S4 के ऊपर जो पैसा देना है वो शुरू हो गया है। ये ऐसी चीजें थोड़ी नहीं जो शुरू होनी है, ये 2018-19 का था। ये तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने तो अभी जब जिस वफ्द ने मुलाकात की है उनका तो यही कहना था कि जी बराह रास्त पैसे रिलीज किए जाएं ताकि तरक्याती काम जो है ना उनका आगाज किया जा सके। आपकी इन्फॉर्मेशन होगा सर? आपको जिन्होंने कहा उनके इल्म में नहीं है शायद, मैं आपको क्लियर कर दूं। गवर्नर साहब इसको खुद देख रहे हैं, गवर्नर साहब और मेयर साहब उस कमेटी के अंदर मौजूद हैं, कराची के मेयर। उसके अलावा उसके अंदर सिंध हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। हर महीने गवर्नर में उसकी मीटिंग भी होती है, उसको फॉलो भी किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शेर जमान साहब ने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हालांकि हमारी मुस्तकिल बातचीत भी होती है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द में ख़ासतौर पर अगर हम अमीनुल हक साहब की बात करें तो उनसे भी हमारी प्रोग्राम में बातचीत रही है। उनका लास्ट जब हमने प्रोग्राम में उनका बीपर लिया था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि अभी ये पैसे रिलीज़ नहीं हुए हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त की है कि ये पैसे जो हैं बराह रास्त कराची को रिलीज़ किए जाएँ ताकि इन पे जो है ना तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया जा सके। अब खुर्रम शेर जमान साहब अगर कह रहे हैं कि कोई तरक्याती मंसूबों
का आगाज़ हो गया है, तो चलें फिर हम आगे के प्रोग्राम से ये भी देखेंगे कि कौन से तरक्याती मंसूबे हैं जिनका आगाज़ हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची के ज़िला शर्की के हवाले से, जहाँ जराइम की शरह जो है ना वो बढ़ने लगी है। शहरी पहले सड़कों पे महफूज नहीं थे, अब घरों में भी महफूज नहीं रहे हैं। घरों में वारदातों का सिलसिला जारी है। और ख़ास तौर पे अगर हम ये बात करें कि कराची के तमाम अजला में ख़ास तौर पे ज़िला शर्की जो है, यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स की भी बहुत शरह जो है ना वो ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ देखी जाती हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखी, खातिर ख्वाह नहीं देखी जाती। यानी अगर हम देखें कि जराइम की शरह क्या है तो वो कहीं ज़्यादा है और पुलिस की कार्रवाइयों की शरह कहीं कम है। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम समीर कुरैशी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल सुन सकता हूँ मैं आपकी आवाज़। जी समीर कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा कि कराची के ज़िला शर्की में जो है ख़ास तौर पे काफ़ी वारदातें देखने में आती हैं, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स हो, घरों में डकैती हो, चोरी की वारदातें हो, रेज़नी हो। सर, क्या वजह है कि ये पुलिस जो है नाकाम है, ख़ास तौर पे कार्रवाइयाँ देखने में नहीं आती, जो जराइम की शरह है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? जी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के अंदर ऐसा भी हो रहा है कि कराची का कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना हो। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई जोन ऐसा नहीं है पुलिस का जहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना हो। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हो रही हैं। दूसरी जगह पे जो है घरों में डकैतियों की वारदातों में कुछ नहीं आई है। और तीसरा जो चोरी की वारदातें हैं, चोरी की वारदातें जो हैं वो तो अब एक ऐसा है कि चोरी की वारदातें अगर घर के अंदर अगर चोरी की वारदातें हो रही हैं तो वो मुलाजमीन के जरिए हो रही है। और मुलाजमीन को उन्होंने सबसे पहले जो है पुलिस ने ये रखा हुआ है कि वो अपने शनाख्ती कार्ड जो है वो जमा करवाएं मुलाजमीन के, जिसकी वजह से अगर वो जमा नहीं करवाते जिसकी वजह से चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। जी अच्छा, तो इसमें कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से आने वाले दिनों में कि किस तरह ये जो जराइम की शरह है ये कम की जाए? जी देखिए, बहुत सारी हिकमत अमलियात तय होती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर लाए अमल भी तय किए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि स्ट्रीट वॉच फोर्स भी रखी गई है ताकि स्ट्रीट क्राइम को कवर किया जाए। उसके अलावा रोज इजलास हो गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इन इजलासों से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही है। हाँ, दीगर कराची ऑपरेशन के बाद से दीगर वारदातों में बड़ी कमी आई है सामने। अगर देखा जाए, अगवा वला तावान की वारदातों में कमी आई है, कत्लो गारतगरी की वारदातों में कमी आई है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, इसके अलावा गाड़ी की स्नैचिंग, इसके अंदर जो है वारदातों में कमी नहीं आ रही। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इसी वजह से हम कुछ बात करना चाहेंगे सुपरिटेंडेंट पुलिस या सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से भी हम बात करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वो स्टेप्स हैं जो किए जा रहे हैं, किस तरह इस ज़िले में जराइम की शरह को कम किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से कोई खातिर ख्वाह कार्रवाइयाँ नहीं नज़र आती। अगर ऐसे जराइम होते भी हैं तो या तो रिपोर्ट नहीं किए जाते, या अगर रिपोर्ट भी किए जाते हैं तो वो सिर्फ कच्ची रिपोर्ट या रोज़नामचे की हद तक रह जाते हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई FIR काटी भी जाती है तो उसका प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया जाता। अगर कोई गिरोह किसी वारदात में मुलव्वस है तो वो कार्रवाई सिर्फ उतने ही लोगों तक महदूद रह जाती है जो कि ज़ेर हिरासत होते हैं, उनके पूरे गिरोह को ट्रैक नहीं किया जाता। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट पुलिस SP डिस्ट्रिक्ट ईस्ट शाहनवाज चाचड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, ये बताइएगा कि ज़िला शर्की यानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जराइम की शरह काफ़ी बढ़ती जा रही है, चाहे स्ट्रीट क्राइम्स हों या घरों में चोरी डकैती की वारदातें हों। सर, काफ़ी इजाफा होता जा रहा है, कार्रवाइयाँ कम नज़र आती हैं और वारदातों की शरह बहुत ज़्यादा है। सर, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया कि पिछले कुछ दिनों में ये वारदातें जो है वो कुछ स्पीड पकड़ गई थी। ये क्राइम वेव जो है ये कुछ अर्सा के बाद आता रहता है, ये कोई जो है वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है।
मतलब कुछ दिन आते हैं जिसमें क्राइम वेव जो है वो ऊपर चला जाता है, पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही होती है। ईद के दिनों से ये जो है क्राइम वेव जो है ये ऊपर जा रहा था। ईद के दिनों में पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया, फिर ईद के दिनों में क्राइम काफी नीचे आ गया था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये वो वेव ऊपर गई थी, अब ये वेव जो है बिल्कुल कंट्रोल में है। पुलिस ने काफी बड़े गैंग्स पकड़े। आजकल जो है वो व्हीकल स्नैचिंग और व्हीकल थेफ्ट में थोड़ा इशू आ रहा है, उस पर भी पुलिस ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, इंशाल्लाह उसमें भी आपको रिजल्ट नजर आएगा। सर ये बताइएगा कि अगर कोई गिरोह या गिरोह के कुछ कारिंदे गिरफ्तार भी होते हैं, पहली बात तो ये क्राइम्स जो है ना अंडर रिपोर्टेड होते हैं, यानी बहुत से लोग मुकदमेबाजी में थाने की कार्रवाई में पढ़ना नहीं चाहते, या तो रिपोर्ट ही नहीं होते या रिपोर्ट होते हैं तो आपकी थाने की तरफ से ही कह दिया जाता है कि FIR कटाने की जरूरत नहीं, रोजनामचे में बस दर्ज करा दें ताकि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो या कोई आपकी चीज़ खो गई हो तो आप उसे क्लेम कर सकें। कोई FIR कटती भी है तो फिर उसका सुराग लगा के पूरे गिरोह पे हाथ नहीं डाला जाता, बल्कि वो FIR बगैर, क्योंकि पैरवी नहीं हो पाती इसलिए C क्लास हो जाती है। सर क्या कहते हैं इस हवाले से? प्रॉपर बाकायदा गिरोह को पकड़ना, छापे मारना, सर इस तरह की कार्रवाइयाँ क्यों नहीं नजर आती? जहां तक अंडर रिपोर्टिंग की बात है, वो पहले ये पुलिस में ये ट्रेंड था, इस पे अब काफी पुलिस में जो है सीनियर लेवल तक सख्ती की जाती है कि क्राइम छुपाना नहीं है, क्राइम छुपाने से क्राइम कभी भी खत्म नहीं होता। तो अब जो है वो एक तो CPLC का जो है अपना रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को भी हम क्राइम मीटिंग्स में मैच करते हैं जो थाने में क्राइम रिपोर्ट हो रहा था उसके साथ। अगर कहीं किसी भी थाने में कोई भी अफसर क्राइम को जो है वो अंडर रिपोर्ट कर रहा होता है, छुपा रहा होता है, तो वो बड़ी सख्ती से जो है उनके साथ निपटा जाता है। तो अब वो वाला ट्रेंड जो है वो अब